हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर यानी कि सभी जानते हैं पानी। इसके पहले के चारों चैप्टर हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे करके रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा जिससे आप उसको ईजिली वॉच कर सकते हो। मैंने चारों लेक्चर्स में एक ही वीडियो के अंदर फुल चैप्टर कवर कराया है एंड आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक्स उसमें क्लियर किया है। आज का है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वाटर, और आज हम इसको बाकी चैप्टर की तरह बहुत ही अच्छे से करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो जाए और आप आंसर को एक अपना भी टच दे सको कि जैसे कि आपको कुछ समझ पे आया है, ना कि आप नॉर्मल एक रटे रटाए उत्तर की तरह उसका आंसर दें। आइए हम इसको पढ़ते हैं। बढ़िया से एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करते हुए इस वीडियो को समाप्त करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। When you think of water, बच्चों जब हम वाटर के बारे में सोचते हैं what images comes to your mind। जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या तस्वीरें आती हैं? आपके मन में आती होंगी रिवर्स की तस्वीरें, वाटरफॉल्स की यानी कि नदियों की, या फिर झरनों की तस्वीर आती होंगी, ठीक है, या फिर छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स यानी कि बूंदों की, जो बारिश से बूंदें होती हैं उसका बारे में आता होगा, या फिर जो हमारे नलों से पानी निकलता है उसके बारे में आता होगा। चिल्ड्रन लव टू फ्लोट ऑन पेपर बोट्स इन द पैडल रेन्स। बच्चों को काफ़ी पसंद है पेपर की नाव बना करके बारिश के पानी में उसको तैराना। बाय नून द पैडल वैनिश वेयर डज द वाटर गो। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जब हम ऐसा अपनी नाव को उसमें तैराते हैं कुछ समय के बाद पानी तो गायब हो जाता है, तो पानी जाता किधर है? अब हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें वाटर साइकिल भी आने वाला है, इसमें वेपोरेशन भी आने वाला है, एवरीथिंग। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सन्स हीट कॉजेज एवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर। बच्चों जो सन होता है, जो सूरज होता है, सूरज की जो गर्मी होती है, जो सूरज की किरणें होती हैं, वो सब क्या करती हैं? पानी को गर्म करके उसको क्या करती है? इवोपरेट कर देती है, यानी कि पानी की भाप बना देती है। ऐसा हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। When the water vapor cool down, it condenses and the forms cloud। बच्चों देखिए, एक पानी का फॉर एग्जांपल एक तालाब है, ठीक है, आप समझ लीजिए पानी का तालाब है इधर पे, और पानी के तालाब में काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है। जब काफ़ी तेज़ धूप निकलेगी, जब काफ़ी तेज़ उसमें धूप की किरणें पड़ेंगी, तो वो पानी क्या होगा बच्चों? गर्म होगा और भाप बन के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद जब वो भाप ठंडी हो जाएगी ना, तो वो एक बादल का शेप ले लेगी, कुछ ऐसा, ठीक है, बादल का शेप, जो कि आगे चल के बारिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। बच्चों देखिए, और जब एक बार वो जम जाएगा ना ऊपर जाके, उसके बाद वो बारिश होगी, कहाँ होगी? या तो लैंड में होगी या तो समुद्र में होगी। मतलब पानी का रिसाइकल होता रहता है, नीचे से वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म by and circulates between ocean, atmosphere and land is known as the water cycle। बच्चों यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर बनता है, यहाँ से लेकर के, दिस प्रोसेस से लेकर के वाटर साइकिल तक। मतलब वाटर साइकिल क्या होता है बच्चों? मैंने जैसे आपको बताया, ये तालाब है, तालाब से पानी वॉपोरेट होके ऊपर जाता है, वो ठंडा होके क्या बनता है? क्लाउड बनता है, वापस से वहाँ से नीचे बारिश होती है। तो क्या हुआ बच्चों? वो लिक्विड था, फिर वो गर्म होके क्या हुआ? गैस बना, ठीक है, और वापस से बारिश हुई। अच्छा, अगर वो स्नो के तौर पे नीचे गिरता है, यहाँ पे देखिए लिखा है, तो वो क्या होता है? एक बार को सॉलिड भी बन जाता है। तो मतलब वो बार बार अपने फॉर्म को चेंज करता है ना, कभी वो गैस बनता है, कभी लिक्विड, कभी सॉलिड। तो वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है वाटर साइकिल। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही मतलब वाटर के चैप्टर में अगर ये क्वेश्चन नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर सामने बुक लेके पढ़ रहे हो ना, तो आप उसको अंडरलाइन कर दो, और या तो अगर आपके पास रफ या पेन है तो आप इसको लिख लो कि वाटर साइकिल होता क्या है। आगे पढ़ते हैं। आवर अर्थ इज लाइक अ terrarium, the same water that exists centuries ago still exists today. The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon River 100 years ago। बच्चों देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी मेरे को पढ़ने में, और आप भी सुनोगे तो आपको भी लगेगी। जो हमारी अर्थ है ना बच्चों, अर्थ ऐसी अर्थ है हमारी कि मतलब जहाँ पे
जो 100 साल पहले या 200 साल या तो 500 साल पहले भी जो पानी था ना, आज भी हमारे पास वो पानी है। अब आप बोलोगे बच्चों कि वो इतना फ्रेश कैसे रहता है, तो वो ऐसे फ्रेश रहता है बच्चों कि फॉर एग्जांपल वो एक तालाब में है, वो तालाब से जब एवोपरेट होके जाता है ना, तो उसकी सारी गंदगियाँ यहीं रह जाती हैं, बल्कि सिर्फ पानी पानी ऊपर चला जाता है और ऊपर से एक फ्रेश वाटर के तौर पर बारिश होती है। जैसे यहाँ बच्चों वो बना हुआ है, यहाँ से पानी ऊपर जाता है एवोपरेशन से, फिर कंडेंसेशन मतलब पानी का ठंडा होकर बादल बनने की प्रक्रिया को कहते हैं, और उसके बाद रन ऑफ मतलब पानी नीचे गिर जाता है। ये देखिए पहाड़ों के ऊपर पानी गिर रहा है, पर पहाड़ों से एक नदी बह के वापस इधर आ रही है। तो जो 500 साल पहले भी पानी यहाँ पे पृथ्वी में रहा होगा ना, वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, मान लीजिए कि हरियाणा का एक खेत है, और हरियाणा के खेत में जो खेती करने के लिए वहाँ पे किसान पानी डालते हैं ना, तो हो सकता है वो पानी अमेज़न रिवर से कुछ 100 साल पहले आया हो। ठीक है, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि ये यहाँ का पानी यहीं रहेगा। कंडेंसेशन या एवोपरेशन हो करके वो पानी कहीं भी जा सकता है। मतलब पृथ्वी के अंदर बच्चों ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होता है कि इंडिया का पानी इंडिया में रहेगा, पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होती। और सेम होता है ऑक्सीजन के केस में, अपन फर्स्ट चैप्टर में इसको पढ़े। The major source of fresh water are rivers, ponds, springs, and glacier. The ocean bodies and the sea contain salty water. The water of the ocean is salty or saline as it contains large number of, यहाँ पे होगा large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride and the common table salt that you eat. बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, पढ़ते हैं। देखिए जो बच्चों मेजर सोर्स है, जो बहुत बड़ा बड़ा सोर्स है ना फ्रेश वाटर का, जो फ्रेश वाटर का मतलब बच्चों जो पानी हम पीते हैं, ठीक है, वो है रिवर्स, नदियाँ, पॉन्ड्स यानी कि तालाब, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। ग्लेशियर भी आप समझते होंगे जहाँ पे बर्फ़ जमी होती है, ग्लेशियर उनको कहते हैं। तो और ये क्या है, फ्रेश वाटर के सोर्स है। इस पानी को हम डायरेक्टली पी सकते हैं, और यहीं से कहीं ना कहीं जो हमारे घर में पानी आता है ना, वो यहीं कहीं से आता है। ठीक है, लेकिन जो ओशन होता है ना बच्चों, जो ओशन यानी कि समुद्र होता है, समुद्र में सॉल्टी वाटर पाया जाता है, मतलब नमकीन पानी पाया जाता है, जो कि हम पी नहीं सकते। और अगर हम पिएंगे तो हम लंबे समय तक अच्छे से नहीं रह पाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, जिसके कारण ह्यूमन डेथ भी पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा वो नमकीन पानी क्यों होता है? क्योंकि उसमें काफ़ी सारा नमक क्या है, घुला हुआ होता है। वो कौन सा नमक होता है? या तो वो सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड का मतलब वो होता है बच्चों कि जो नमक हम घर में खाते हैं ना, उसको साइंस की भाषा में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। चलिए एक यहाँ पे बच्चों मैप बना है, अगर आप थोड़ा सा अपनी बुक को खोल के देखेंगे तो ये कॉन्टिनेंट्स के नाम है। ठीक है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, ये अपने उसके बारे में लिखा हुआ है। अच्छा देखिए क्या लिखा है, वर्ल्ड मेजर सीज, लेक एंड रिवर। बच्चों देखिए वर्ल्ड में जो भी बड़े बड़े सीज हैं, ओशन हैं, रिवर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नाम आएगा अमेज़न का भी। अमेज़न ये देखिए यहाँ पे है अमेज़न रिवर, और ये पूरे समुद्र के नाम है। इसको आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको एक बेसिक नॉलेज रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, मतलब वाटर बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बंटवारा कैसे होता है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। क्या हमको सबको तो पता है कि 3/4 यानी कि करीब करीब 70% जो अर्थ है ना, 75% जो अर्थ है ना, वो पानी से घिरी हुई है। If there is more water than land on this earth, why do so many countries face water scarcity? बच्चों देखिए ये हमसे बोल रहा है कि जब बच्चों 75% इस दुनिया में पानी ही है, तो कई सारी कंट्रीज ये पानी की किल्लत से क्यों बेचारी परेशान रहती हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं है, जैसा कि साउथ अफ्रीका में हमको देखने के लिए मिलता है। Is all the water on the earth available to us? The following tables give the distribution of water in percentage. तो बच्चों ये बोल रहा है कि ऐसा इसलिए हमारे साथ होता है कि जो पूरा वाटर होता है ना, पूरी अर्थ में जितना वाटर है वो हमारे लिए पूरा अवेलेबल नहीं है। उसमें से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा 75 में से कम 72% जो हिस्सा होता है ना, वो ओशन से आता है, यानी कि नमकीन पानी, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, या फिर उससे अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकते। जो फ्रेश वाटर है उसका परसेंट कुछ है 3 से 4%, जो कि बहुत ही कम है, इसीलिए हमें पानी को सेव करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि हमको फ्रेश वाटर किधर से मिलता है और सैलाइन यानी कि नमकीन खारा पानी किधर से मिलता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर पाते। तो बच्चों जो दुनिया में मान लीजिए 100% पानी है, ठीक है,
दुनिया में जो 100% पानी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह देता हूँ 100 लीटर पानी है, 100 लीटर में से बच्चों 97.3% मतलब 97 से भी ज़्यादा परसेंट किसका है, ओशन का है। और सैलाइन वाटर है यानी कि नमकीन खारा पानी है, जिसको हम कोई भी इंसान यूज़ नहीं कर सकते, ना इंसान ना ही जानवर। इसके अंदर सिर्फ वही एनिमल रह सकते हैं, एक्वेटिक एनिमल, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आइस कैप्स बच्चों, जो बर्फ़ होती है, जमी हुई बर्फ़, उस वो कितना है, 2% है। ग्राउंड वाटर है 0.68 मतलब जो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। फ्रेश वाटर की जो नदियाँ हैं ना वो 0.009% है। मतलब आप समझ सकते हो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि दुनिया में जो मतलब हद से ज़्यादा जो पानी है ना उसका एक हिस्सा सैलाइन वाटर है। मतलब ज़्यादातर पानी क्या है, खारा है, जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस चीज़ को किल्लत से परेशान रहती हैं। आइए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय अ सिंपल एक्टिविटी, सी एक्टिविटी बॉक्स। बच्चों ये नॉर्मल एक्टिविटी बॉक्स के बारे में बताया, मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ इसकी भाषा से अलग। बच्चों जो ज़्यादातर वो पानी होता है ना, वो क्या होता है, देखिए 2 लीटर ऑफ वाटर लेट रिप्रेजेंट अ टोटल नंबर ऑफ वाटर सरफेस मेजर। बच्चों देखिए मेन बात ये कह रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 लीटर पानी अगर पूरे दुनिया में है ना, तो उसका 9 लीटर पानी सिर्फ और सिर्फ समुद्र में है, जो कि खारा है, जिसको हम नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और बचा 1 लीटर पानी, जिसमें पूरी दुनिया की जो बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन है ना वो परेशान होती है, लड़ती रहती है। इसलिए बच्चों हमको ये समझ में आता है कि वाटर की वैल्यू क्यों है और क्यों वाटर को सेव करने के लिए हर वक्त कहा जाता है। वाटर की कमी नहीं है, कमी है फ्रेश वाटर की। आगे पढ़ते हैं। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। वाटर अलोन कैन क्विंच अवर थ्रस्ट व्हेन वी आर थ्रस्टी। बच्चों यहाँ पे लिखा है कि वाटर जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और वाटर अकेले ही हमारी प्यास को बुझाता है, जब क्विंच अवर थ्रस्ट यानी कि हमारी प्यास को बुझाता है, ठीक है, जब हम प्यासे होते हैं, व्हेन वी आर थ्रस्टी। नाउ डोंट यू थिंक दैट वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी कैन यूज़ वाटर केयरलेसली। बच्चों जब हम वाटर को केयरलेसली यानी कि बिना किसी परवाह के यूज़ करते हैं ना, तो हम एक मदर नेचर का बहुत ही बड़ा गिफ्ट का अपमान कर रहे होते हैं, है ना। हम लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मिस यूज़ करते रहते हैं। इसीलिए हमको फ्रेश वाटर का कभी भी इतना ज़्यादा अपमान या फिर इतना ज़्यादा बर्बादी नहीं करनी चाहिए। जितना हमको यूज़ होता है उतना ही करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे ओशियन सर्कुलेशन। बच्चों ये जैसे बॉक्स है ना, ये एग्जाम की दृष्टि से नॉट सो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। आप पढ़ना चाहो पढ़ लेना। चलिए, वाटर सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयरफुट इन द शीशोर। बच्चों कह रहा है कि बहुत ही एक मैजिकल, बहुत ही एक जादू वाली चीज़ होती है अगर आप नंगे पाँव शीशोर यानी कि बीच में चलते हो, ठीक है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, मतलब जो आपके पैरों में छुएगी वो होगी ठंडी और गीली रेत, और बहुत ही ठंडी हवा चलेगी वहाँ आसपास। वहाँ पे काफ़ी सारे पंछी होंगे जो सी बर्ड्स कहलाते हैं। द स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर, मतलब आपको वहाँ की एयर में ही नमक की खुशबू आएगी, स्मेल ऑफ सॉल्ट आएगी। एंड म्यूज़िक ऑफ वेव्स, और जो लहरें होंगी ना, लहरों की आवाज़ एक आपको म्यूज़िक की तरह सुनाई देगी, इसीलिए एक मैजिकल है। एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग अनलाइक द काम वाटर्स एंड पॉन्ड of ponds and lake. Ocean water keeps moving continuously, it is never still. बच्चों कह रहा है जो समुद्र का पानी होता है ना वो कभी भी अपनी जगह में स्थायी नहीं रुकता है, कभी भी नहीं शांत रहता है। जैसे पॉन्ड होता है, तालाब होता है, तो आप देखोगे एकदम शांत वाटर रहता है, या फिर कुएं का वाटर एकदम शांत रहता है, ग्राउंड वाटर शांत रहता है। लेकिन सी के मामले में यानी कि ओशन के मामले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ओशन का पानी हमेशा हिलता डुलता रहता है। अपन आगे पढ़ेंगे ओशन करंट वगैरह, मतलब एक ही डायरेक्शन में बार बार पानी आता है जाता है, आता है जाता है, इस तरह होता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। इसी के कारण क्या होता है, इसको हम वेव्स भी कहते हैं, टाइड्स भी कहते हैं, करंट। अभी तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ओशन वेव्स, ओशन टाइड्स एंड ओशन करंट्स होते क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेव्स क्या होती हैं। वेव्स को अपन हिंदी में कहते हैं लहरें, ठीक है, समुद्री लहरें, मतलब ओशन वेव्स। When you are playing throw ball on the beach and the ball fall into the water, what happen? मतलब बच्चों अगर हम कभी भी बीच में
बॉल को खेलें थ्रो करके यहाँ वहाँ और बॉल पानी के ऊपर गिर जाए तो क्या होता है? इट इज़ फन टू वॉच हाउ द बॉल गेट्स वॉश। देखने में बहुत मज़ा आता है कि बॉल कैसे पानी द्वारा धुल जाती है। बैक टू द शोर बाय द वेव्स व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेज एंड फॉल अल्टरनेटली दे आर कॉल्ड वेव्स। बच्चों देखिए, मान लीजिए आप खेल रहे हैं, आपका आपका जो बॉल है वो गलती से पानी में गिर जाता है, तो आपको ये देख के काफ़ी सरप्राइज होगा कि थोड़ी देर बाद समुद्र उसको वापस फेंक के सरफेस में ला देगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों? जब एक ही डायरेक्शन में बार बार पानी बीच की तरफ आता है वापस जाता है, आता है वापस जाता है, तो उसको हम कहते हैं सी वेव्स। ठीक है, सी वेव्स कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं समुद्री लहरें। ठीक है, चलिए अब ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने वेव्स के अंदर अंदर आपको मेन चीज़ बता दी। ठीक है, ये इंदिरा पॉइंट करके इसमें से आपके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सेम है बच्चों ये सुनामी। ठीक है, ये अपने को सुनामी के बारे में बताएगा जो कि वेव्स के द्वारा आती हैं। सुनामी यानी कि बच्चों जो पानी से जलजल आए जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, जो डूब जाता है ना, बस इसमें पूरी स्टोरी बताई है कि कैसे 2004 में साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट में कैसे बाढ़ आई थी, सुनामी आई थी। चलिए अब अपन पढ़ते हैं ओशन टाइड्स। ओशन टाइड्स, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड टाइड। बच्चों देखिए, दिन में 2 बार अगर रिदमिक राइज एंड फॉल मतलब फॉर एग्जांपल एक दूरी है, स्पेसिफिक दूरी, एक मिनट में आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, मान लीजिए एक स्पेसिफिक दूरी है, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, अच्छा दिन में 2 बार मान लीजिए पानी, ये समुद्र है, ये शीशोर है यानी कि ये बीच है। ठीक है बच्चों, यहाँ से पानी एक रिदम में ऊपर जाता है फिर यहाँ पे गिरता है, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार दिन में ये एक बार रिदम में जाता है वापस गिरता है। तो ये बच्चों एक रिदमिक क्या हो गया, मोशन हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? मतलब एक रिदम के तौर पे अपनी एक रिदम के तौर पे जो पानी होता है ना, जब वो उठता है और गिरता है, देखिए जैसे मैंने अभी ड्राइंग में बना के दिखाया था, ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिरता है। दिन में 2 बार अगर ऐसा होता है ना समुद्र द्वारा, तो हम उसको कहते हैं ओशन टाइड। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मतलब समुद्र से एक रिदम, एक ठीक ऊंचाई तक ऊपर पानी जाता है फिर नीचे गिर जाता है, यानी कि राइज एंड फॉल ऑफ द ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे। दिन में 2 बार अगर ऐसा होता है तो उसको हम कहते हैं ओशियन टाइड। It is high tide when water covers much of the shore by rising its highest level। अच्छा बच्चों, जब भी समुद्र में पानी बढ़ जाता है ना, मतलब समुद्र की मात्रा क्या होती है बारिश के मौसम में जब भी बढ़ जाती है ना, तब हमको ये टाइड्स ज़्यादातर देखने को मिलती है। ज़्यादातर बार ज़्यादा ऊपर जाती हैं और ज़्यादा नीचे आती हैं। बच्चों आपने ये 100% कभी ना कभी मूवीज़ वगैरह, फिल्म वगैरह में ज़रूर देखा होगा कि कैसे पानी ऊपर जाता है और वहाँ पे सब लोग वाटर स्केटिंग कर रहे होते हैं और वेव्स ऐसे बहुत ऊपर जाती हैं, पानी नीचे गिरता है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाटर टाइड्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इट इज़ लो टाइड व्हेन वाटर फॉल इट्स लोअर लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। और बच्चों देखिए, जब पानी तो ज़्यादा रहता है, फॉर एग्जांपल बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, ये रिदमिक राइज एंड फॉल क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जब ये गर्मी के मौसम में होगा, अगर हल्का सा पानी कम होता है ना, सी लेवल कम होता है, लोएस्ट लेवल होता है, तो ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। मतलब होता तो फिर भी टाइड्स आते हैं, बट उतने बड़े टाइड्स नहीं आते जितने हाई टाइम में आते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, ये लास्ट पेज है, इसको थोड़ा सा मन लगा के ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म होगा, अपन एक क्वेश्चन आंसर करेंगे। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सरफेस कॉजेज द टाइड्स। अब बच्चों आप सोचेंगे कि ये पानी ऊपर जो अचानक से जाता है और अचानक से नीचे गिरता है और दिन में 2 बार ही ऐसा होता है, ठीक है, तो ये क्यों होता है? बच्चों ये होता है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण से खींचने के कारण। और ये गुरुत्वाकर्षण बल होता कहाँ पे है बच्चों? ये जो सन एंड मून होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सन है, सन में भी गुरुत्वाकर्षण होगा। जैसे अपने यहाँ ग्रेविटी है ना, वैसे ही ग्रेविटी सन में भी होती है। मतलब आप एप्पल अगर ऊपर फेंकोगे तो एप्पल नीचे गिरेगा। ये क्यों होता है? आइंस्टाइन ने बताया था, न्यूटन ने बताया था कि हम जब एप्पल को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। मतलब ज़मीन में कोई ऐसी चीज़ है ना जो उसको ऊपर से वापस की नीचे खींच रही है। वैसे ही सेम एनर्जी सन में भी होती है और मून में भी होती है। ठीक है, तो सन और मून क्या करता है? समुद्र में भरे हुए पानी को अपनी तरफ खींचता है और छोड़ता है, खींचता है और छोड़ता है। उसी वजह से क्या आता है बच्चों? टाइड आती है। टाइड यानी कि आपने पढ़ा है कैसे रिदमिक राइज ऑफ ओशन वाटर, उसको हम कहते हैं टाइड। आगे बढ़ते हैं।
The water on the earth is closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and cause high tide। अच्छा बच्चों, जब जब हाई टाइड आती है ना तो वो मून के कारण आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों समुद्र के मतलब अगर पास कोई सबसे ज़्यादा ग्रह है ना तो वो अर्थ में तो है ही, लेकिन सन से भी ज़्यादा पास कौन सा है? मून है। और मून जो होता है ना हाई टाइड के लिए काम करता है। अब देखिए बच्चों, दो तरह की टाइड होती है। एक होती है नीप टाइड, जब मून ऊपर रहता है ना तो ज़्यादा ऊपर पानी को क्या करता है? खींचता है। और एक होता है स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड मतलब बच्चों स्प्रिंग की तरह खींचना और छोड़ना, मतलब पानी थोड़ा सा ऊपर जाना है, ऐसे 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 लेफ्ट राइट होना, ये कहता है स्प्रिंग टाइड। और ऐसा तब होता है जब मून या तो अर्थ के लेफ्ट है तो अर्थ के राइट है। अगर वो ऊपर है तो उसको नीप टाइड कहते हैं। ये मैंने आपको बेसिक बताया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट इज नीप टाइड एंड व्हाट इज स्प्रिंग टाइड, बस बेसिक बताया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन द मून द अर्थ आर द इन द सेम लाइन, द टाइड्स आर हाईएस्ट। अब बच्चों समझिएगा, देखिए हमसे ये कह रहा है जो हमारी पृथ्वी में जो भी पानी का फॉर एग्जांपल जो ओशन होती है वो यहाँ वहाँ उसका जो पानी हिलता है, टाइड आते हैं, करंट्स आते हैं ना, तो बच्चों उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है मून और सन का। ठीक है, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें एक ही लाइन में सन, मून और अर्थ होते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी था। देखिए द मून द अर्थ आर इन सेम लाइन। और इस वक्त पे क्या होता है? टाइड सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। जिस बार फॉर एग्जांपल ऐसी जब भी स्थिति होगी जब सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में आएंगे ना, तब क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा टाइड आएगा। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ बेसिक है कि क्यों ऐसा होता है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। ठीक है, ये पढ़ चुका है। बेसिक जो मतलब मेन है आपको एग्जाम की दृष्टि से काम आएगा, कुछ चीज़ें स्किप भी करनी जरूरी है। हाई टाइड्स हेल्प अस इन नेविगेशन द राइज ऑफ वाटर लेवल क्लोज टू द शोर्स। बच्चों ये जो टाइड होता है ना ये हमें ये भी जानने में मदद करता है कि पानी शोर यानी कि जो बीच है उससे कितना दूर है। ठीक है, सब ज़्यादातर बच्चे बीच ही समझेंगे, शोर्स कम समझेंगे। द हेल्प शिप टू अराइव हार्बर मोर इजली द हाई टाइड्स ऑल्सो। अच्छा बच्चों, जो हाई टाइड्स का समय होता है ना, हाई टाइड्स में शिप को यहाँ से वहाँ पहुँचाना मुश्किल होता है, और जो लो टाइड का समय होता है शिप चलना आसान रहती है। सेम बच्चों वैसा जब आसमान में मौसम साफ रहता है तो प्लेन अच्छे से उड़ पाती है, जब मौसम गड़बड़ रहता है तो प्लेन लेट होती है, वैसा ही है। The rise of fall water due to the tides is being used to generate electricity in some places। अब बच्चों देखें, ये बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो टाइड्स होती है ना, पानी ऊपर जाता है नीचे जाता है ना, इससे इसको यूज़ किया जाता है बिजली बनाने के लिए कई प्लेसेस में, सम प्लेसेस में। हमको इसके बारे में विधिवत तो नहीं बताया गया कि कैसे बिजली बनती, कहाँ पे बनती है, बट ऐसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ओशन करंट। ओशन करंट होता क्या है? देखिए, ocean current are a stream of water flowing continuously on the ocean surface in definite direction। देखिए ये भी मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊंगा। देखिए हमसे कह रहा ओशन करंट, ये है ओशन बच्चों। ठीक है, अब ओशन का पानी फॉर एग्जांपल एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाता है, फॉर एग्जांपल इस ओर जाता है, ये है, इसको हम दे देते हैं नाम ए। जब वो ए डायरेक्शन में बार 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 वहीं वहीं पानी जाता है, वापस आता है, जाता है, वापस आता है। कई बार आपने मूवी को में देखा होगा, जैसे कोई एक्टर समुद्र के किनारे खड़ा रहता है, उसके पैर के पास आता है पानी, उसके पैर को धो के वापस चला जाता है ना, एक डेफिनेट डायरेक्शन में आता है, जाता है, आता है, जाता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम कहते हैं सी करंट। ठीक है, सॉरी ओशन करंट कहते हैं। ठीक है, ओशन एंड सी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। तो ओशन करंट आर ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस। मतलब जो ओशन का सरफेस है उसमें बार बार जब पानी कंसिस्टेंटली यानी कि बार बार पानी एक ही डायरेक्शन में आता है, जाता है, आता है, जाता है, उसको हम कहते हैं ओशन करंट। अच्छा, जो ओशन करंट का पानी होता है वो गर्म भी हो सकता है और ठंडा भी हो सकता है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेटेड नियर द इक्वेटर एंड मूव टूवर्ड द पोल्स। अच्छा बच्चों, एक होता है, आपने नाम सुना होगा इक्वेटर। इक्वेटर एक लाइन होती है जो अर्थ को बीचों बीच से क्या करती है? काटती है। ठीक है, अर्थ को दो भागों में बांटती है, उसको कहते हैं इक्वेटर। और आपने पोल्स का नाम सुना होगा, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। ठीक है, जब भी गर्म पानी कह रहा है, जो वार्म वाटर होता है ना, जो ओशन करंट में, जैसे मैंने आपको बताया था पानी आता है जाता है, तो जो गर्म पानी आता है ना वो ऐसी जगहों पे आता है जो इक्वेटर से निकलती हैं, मतलब इक्वेटर के पास के समुद्र से पोल्स की तरफ आता है। ठीक है, देखिए बताता हूँ।
थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे अपन। देखिए, ये फॉर एग्जांपल पोल्स हैं, ये फॉर एग्जांपल पोल्स हैं, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये बीच में इक्वेटर। ठीक है बच्चों, तो वार्म पानी यानी कि गर्म पानी कहाँ से निकलेगा, मतलब यहाँ पे अगर कोई समुद्र होगा ना इक्वेटर के पास, तो पोल्स की तरफ अगर जाएगा ना तो उसको हम कहेंगे वार्म ओशन करंट, जो कि पानी गर्म है और ओशन करंट का काम करता है। चलिए आगे, ठीक है, ये पढ़ चुका है अपन ने। पोलर, हाई लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल, लोअर लैटिट्यूड, द हार्बर ओशन करंट इज कोल्ड करंट, वाइट एंड गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट। देखिए बच्चों, जो लेबरर ओशन है ना, जो लेबरर ओशन है उसका जो पानी निकलता है वो कोल्ड करंट कहलाता है, मतलब ठंडा पानी निकलता है, और जो गल्फ स्ट्रीम होती है वो वार्म वाटर। अच्छा, अब आप समझ ही गए होंगे, गल्फ स्ट्रीम जो है ना वो इक्वेटर के पास आती है, इसलिए ऐसा है। Current influence and temperature condition of the area, warm currents being about warm temperature over land surface. The areas where the warm and cold current meet provide the best fishing grounds of the वर्ल्ड। अच्छा बच्चों, हमसे अब यही कह रहा है, जिस भी एरिया में ना मान लीजिए ठंडा और गर्म, मतलब कोल्ड एंड वार्म ओशन टाइड्स आती हैं, सॉरी ओशन करंट्स आते होंगे, मतलब जहाँ ठंडा और गर्म दोनों पानी का मेल होता होगा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मछलियाँ पाई जाएंगी, और वो फिशिंग के लिए सबसे अच्छा एरिया होगा पूरी दुनिया में। ठीक है। सी अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका सच एग्जाम्पल। अच्छा, ऐसी कौन सी जगहें हैं जहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी यानी कि करंट, मैं आपको एक बेसिक भाषा में समझा रहा हूँ, करंट्स बार बार बोलूँगा तो आपको उतना समझ नहीं आएगा। जहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी का मेल होता है उसके एग्जाम्पल है जैसे कि जापान की सी है, ठीक है, और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट की जो समुद्र है वहाँ पे भी ऐसा होता है। ठीक है। The area where warm and cold current meet also experience foggy weather, making it difficult for navigation। अच्छा बच्चों, जहाँ पे ऐसा होता होगा कि गर्म और ठंडा पानी मतलब करंट मिलता है, वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी सारा फॉग आएगा, जिसके कारण से नेविगेशन होने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है जिसको आप अपने से ज़रूर प्रैक्टिस करिए। मतलब अगर आपके पास ये ऑलरेडी आपकी नोटबुक में लिखे भी हुए हैं ना, फिर भी आप एक बार बोला करिए कि वाटर साइकिल क्या थी, जैसा मैंने आपको बोला था मार्क करने के लिए। ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ वेव्स, वेव्स की हाइट को कौन से फैक्टर मतलब अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है अपने से भी किया करिए। पिछले 3-4 वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, लेकिन मैंने अब ऐसा डिसाइड किया है कि प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी। ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी वो मतलब दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि मैं उसको आपको आपका जो कन्फ्यूजन होगा उसको मैं दूर कर सकता हूँ। ठीक है। आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, शो सपोर्ट। थोड़ा सा बच्चों अपना आपको मुझे सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, एंड इसी तरह मैं सारी एनसीईआरटी की सीरीज़ कवर करता जाऊंगा। अभी तो जियोग्राफी है, जियोग्राफी के आज 5वां चैप्टर था, 5 चैप्टर हो गए हैं, और ऐसे ही करके अपन पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। 7th 8th 9th इस तरह करके सारी क्लासेस को धीरे धीरे कवर करेंगे। अभी आप हो सकता है 7th में होंगे, कल के दिन आप 8th में आएंगे, तो भी आपका चैनल मतलब मेरा चैनल आपके लिए उपयोगी रहेगा। ठीक है। इस क्लास को आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।